अमेरिका में जारी यूएन सिक्योरिटी की बैठक में आज इजराइल को बोलना था और वहाँ उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उन्होंने सभी विषयों पर विस्तार से एड्रेस किया। सबसे पहले जो ही बेंजामिन नेतन्याहू बोलने के लिए और जनरल असेंबली के पोडियम तक पहुँच रहे थे तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहाँ से खड़े होकर के चले गए थे। यानी उनको गाज़ा में हो रही स्थिति का विरोध करने के लिए या बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करने के लिए वहाँ से उठ करके चले गए थे। जब उन्होंने अपना संबोधन दिया तो उसमें सभी बातों को बहुत विस्तार से पब्लिक के सामने रखा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने यूएन के प्लेटफॉर्म को पब्लिक को एड्रेस करने के लिए, पूरी दुनिया को अपनी स्थिति समझाने के लिए उन्होंने यूज़ किया। सबसे पहले वो ईरान के ऊपर बोले कि उन्होंने क्यों ईरान के ऊपर हमला किया था, क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के बेहद नज़दीक अपने आप को पहुंचा दिया था और इसी को लेकर के जो इजराइल की और अमेरिका की चिंता थी उसको देखते हुए ईरान पर हमला करके उसकी जो यूरेनियम और परमाणु संवर्धन की जो इकाइयां हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का उनका लक्ष्य था और उसको करते ही युद्ध को समाप्त कर दिया। और भविष्य में भी जो ट्रीटी नहीं होती है या उनका जो समझौता नहीं होता अमेरिका और ईरान का, तो एक बार फिर से वो इस पर अपना अग्रेशन है वो दिखाएंगे। तो ईरान को उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक संबोधित किया। उनका मेन टॉपिक भी वही था कि क्यों मिडिल ईस्ट में इतनी गंभीर स्थिति पैदा हुई थी और भविष्य में लेकर के भी ये क्यों हो सकती है। फिर उन्होंने अपनी बात को रखा गाज़ा के लिए, क्योंकि पूरे दुनिया के देश हैं वो अचानक इजराइल के समक्ष एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि वो फ़लस्तीन को एक देश यानी स्टेट की मान्यता है वो देने लग गए हैं। और यूएन सिक्योरिटी से पहले ये स्थिति हुई ताकि इजराइल है इस समस्या को फेस करे और अमेरिका के सामने ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए कि समझौते की टेबल पर आना ही पड़े। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो अपनी लंबी योजना के ऊपर काम करता है। ये छोटी छोटी जो हरकतें या फिर जो क्रियाकलाप दूसरे देश जो करते हैं कि इस तरह की मान्यता देने से वो इजराइल को रोक लेंगे या फिर अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को वो कम कर देंगे, ढीला कर देंगे, ये सोच इजराइल के मानकों पर खरी नहीं उतरती है। और उन्होंने जब इजराइल पर बोला तो उन्होंने बताया कि हाँ स्थिति नाजुक है, बहुत सारे लोगों को इसमें मरना पड़ा है और वेस्ट बैंक से जो वहाँ के नागरिकों को हटा करके और कब्जा करने की जो मुहिम चला रखी है उसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारे सैनिक हैं और पूरी जो हमास की जो स्थिति है या पैलेस्टाइन है वो डीमिलिटराइज होगा और उसके बाद वहाँ की एक लोकल बॉडी जो सरकार होगी वो हमारे संरक्षण में वहाँ काम करेगी। सीधे सीधे उन्होंने बता दिया है पैलेस्टाइन नाम का कोई देश इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही करेगा। ये साफ साफ तौर पर इजराइल ने सबको ये यूएन के प्लेटफॉर्म से और बता दिया है, क्योंकि जो देश मान्यता दे रहे हैं वो अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, ऐड भेज सकते हैं, उनका दूतावास खोल सकते हैं और जो उनके पॉलिटिकल वेंडेटा है उसको वो साध सकते हैं, लेकिन वो भी इजराइल की परमिशन के बाद ही, क्योंकि उनके बिना उनकी ऐड नहीं जा सकती है, उनकी सहायता नहीं हो सकती है। और इजराइल ने इस यूएन में जो प्रधानमंत्री के स्पीच होना था, जो संबोधन होना था, उसको गाज़ा पट्टी, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, इन सब क्षेत्र के लोगों को सुनाने के लिए, वो स्पीच लाइव सुनाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्पीकर हैं वो लगाए गए थे, ताकि फिलिस्तीन के लोगों को, वहाँ की जो सरकार है उसको, और जिन होस्टेजेस को हमास ने गिरफ्तार किया था और अपहरण किया था, वो जो वहाँ उनको रखा हुआ है वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचे कि साफ साफ कहा है कि हम एक एक होस्टेजेस को हम छुड़ा करके लाएंगे और अपनी निश्चिंता है वो जाहिर की कि हम उस पर काम कर रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितना भी गाज़ा पट्टी को या इजराइल को समतल करना पड़े, हम उन नागरिकों को लेकर के आएंगे। देश हो तो वो इजराइल जैसा हो, अपने नागरिकों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उधर फ़लस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वहाँ पर संबोधन के लिए गए थे और उन्होंने ये इशारा दिया है कि हाँ हम तैयार हैं समझौते के लिए और आगे से इस बात का ध्यान भी रखने की कोशिश करेंगे। ये हम कमिटमेंट करते हैं कि हमास का आने वाली सरकार में कोई रोल नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि बिहाइंड द कर्टन हमारी बातचीत चल रही है और वो बहुत नज़दीक स्तर तक पहुँच गई है कि उस पर समझौता हो सकता है, तो शायद ये बातचीत चल रही है, लेकिन इजराइल यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने सब देशों को संबोधित किया कि आप कितनी भी मान्यताएं दे लो उससे होगा क्या, और उनको एक तरह से
शर्मनाक स्थिति होने की बात कही है कि शर्म आनी चाहिए उन देशों को जो एक आतंकी गतिविधि करने वाले राष्ट्र के हमास जैसे आतंकी संगठन को मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इजराइल कहीं भी झुकने की स्थिति में नहीं है। सारे देश, दुनिया 157 देश हैं, वो उसके खिलाफ चले गए हैं। लेकिन फिर भी जो मिडल ईस्ट के जो गल्फ कंट्री, जो खाड़ी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जाकर के उसमें ओवल हाउस में, ओवल ऑफिस जो डोनाल्ड ट्रंप का है, उसमें जाकर के मिले हैं। उन्होंने भी इस बात का विश्वास दिलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू को ये आदेश दूंगा या स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि वो पूरे पैलेस्टाइन को कब्जा कर लेंगे, वेस्ट बैंक को या फ़लस्तीन के नागरिकों को, गाज़ा पट्टी को, सबको कब्जा करके बैठेंगे और उस पर अपना हुकूमत चलाएंगे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन ये सिर्फ वो उन खाड़ी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बातचीत के दौरान का है। अंदर खाने जो अमेरिका और इजराइल की जो बातचीत चल रही है और जिस उद्देश्य को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, ये शायद रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि वहाँ का सफाया हो और एक नया शहर है वो बसाया जाए। तो जब इस तरह की स्थिति पर काम करना शुरू कर दिया हो तो कैसे ये रोका जाना संभव होगा। हालांकि कई देशों ने या तो अपनी जनता के दबाव में या फिर मित्रता के कारण या अपने ऊपर आने वाले संकट को देखते हुए भाग भाग करके फ़लस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। भारत ने हालांकि बहुत पहले ही 1988 में ये चीज़ कर दी थी और अब जो बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत विस्तार से इस चीज़ को समझाया है कि हम क्यों ये लड़ाई जारी रखेंगे और क्यों हम बीच में इसको रोक नहीं सकते हैं, कि जब तक एक भी होस्टेजेस हमारे वहाँ पर हैं उनको जब तक नहीं निकाल लेते हैं हम चैन से नहीं बैठेंगे और आगे आने वाले समय में भी कोई भी हमास जैसी स्थिति क्रिएट नहीं हो। उन्होंने ये बताया कि जो लेबनान है और जो हिजबुल्लाह है, इनको हमने कैसे ख़त्म किया, ईरान पर हमने कैसे कंट्रोल किया, हमास के लीडर्स को कैसे मारा, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत डिटेल से अपने वक्तव्य में यूएन के मंच के ऊपर से उन्होंने बताया है। और कल ही जो जॉर्डन से वेस्ट बैंक को जोड़ने वाला एकमात्र जो सार्वजनिक पुल था, एक ब्रिज का काम करता था दोनों देशों के बीच में, तो उसको भी इजराइल ने तोड़ दिया है। उसका पता नहीं चला कि वो किस कारण से, कि उन लोगों को ना तो वो किसी और देश में जाने दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक भूखमरी और खाने की समस्या, दवाइयों की, और रहना ही मुश्किल हो रखा है। वो लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं, उनकी फ़्लाइट वगैरह जाना, किसी दूसरे देश से आना, वो एकमात्र जो ब्रिज था वो भी जो जॉर्डन से लगता था उसको भी उन्होंने काट दिया। तो स्थिति अब ये बन गई है कि पूरी दुनिया को बता करके कि आप कितना भी चाहे विरोध कर लो, चाहे कितनी भी समस्याएं खड़ी कर दो, इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों की और अपने देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। और ये सीधा सीधा संदेश उन लोगों को था जो कहीं ना कहीं इस मुगालते में है कि हम इकट्ठा होकर के और एक साथ इजराइल के ऊपर हमला करके 1960 की तरह और हम बदला ले लेंगे। शायद वो चीज़ इजराइल ने पहले ही बता दी है कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, और लगता भी ऐसा ही है कि इतने सारे प्रतिबंध और इतने सारी समस्याओं के बावजूद भी यदि कोई देश लड़ रहा है जो छोटा सा है अपने अस्तित्व के लिए, तो ये माना जा सकता है कि जब आदमी की ज़िंदगी और मौत पर बनाए अपने अस्तित्व की लड़ाई है वो बन जाती है, तो फिर इजराइल जैसा ही बनना पड़ता है। और हाल के दिनों में पूरी दुनिया को इजराइल ने ये दिखाया है कि चाहे कितने भी संकट आए, कितनी भी समस्या किसी देश के सामने आए, तो डट करके वो मुकाबला करे, तो वो इजराइल की तरह। तो देखते हैं कि इस स्पीच का पूरी दुनिया में क्या इफ़ेक्ट होता है और कैसी प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया के नेताओं से और अलग अलग संगठनों से ये आती है, और उसका क्या रेप्लिकेशंस है, क्या उनके ऐसे जवाब हैं, या उसका क्या समाधान हो सकता है, या कैसे और नए मुद्दे उभर करके आ सकते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और आपको हमारा कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।